A very good evening to all of you. Dear students, in today's class, I am going to explain Talent Search Test 104. I would like to tell you that you may have some complaints against me that I haven't explained some questions, some test papers that were conducted earlier. It was only because of my hectic schedule, and I may have some other reasons too. But today I am here to explain State 104. And those who are very new, I would like to tell them that if you want to take such type of tests, it is 104 tests today. So if you want to take the test from coming Sundays, download the app from Google Play Store, and you can easily take the test. The test is fully free. It remains open from 7 a.m. to 7 p.m. and the test is highly competitive. You may look at the syllabus given here: synonyms, antonyms, one word substitution, idioms, and phrases, means all the things that are asked in any competitive examination. And I would like to tell you that all the questions, or most of the questions, have been taken from previous year questions conducted by SSC, NDA, CDS, and other competitive examinations. So I would not like to kill your time. Now I'm going to explain the question papers. And question number 1 is: Girul has been earned his nickname for fighting a gang of robbers almost single-handedly. यह क्वेश्चन कॉमन एरर्स का है और बहुत ही इजी है. आप सभी कमेंट करेंगे. बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने है. गिरुल हैज बीन अर्नड हिज निकनेम. हमें क्या समझना है यहाँ पर? सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह जो बीन लगा है ना, सुपरफ्लुअस है, यानी रिडंडेंट है. इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? इसके लिए हमें समझना होता है यूज ऑफ एक्टिव वॉइस एंड यूज ऑफ पैसिव वॉइस. यदि सब्जेक्ट ही एक्टिव हो तो पैसिव वॉइस की जरूरत नहीं है. और जैसे ही यहाँ हैज बीन V3, हैव बीन V3 आप देखें, समझ जाएं कि पैसिव में है, तो पैसिव की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि अर्न किसने किया है? तो गिरुल ने. और यदि वाक्य में दिए गए काम को सब्जेक्ट ने ही किया हो तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रहता है, इसलिए बीन हटा देने से यह सही होगा. हाँ, अगर हिज निक नेम पहले होता तो बाई गिरुल होता तो हम जरूर लिखते हैज बीन V3, लेकिन गिरुल ही सब्जेक्ट है, इसलिए एक्टिव में ही लिखना होगा. आंसर 1 का ए होगा. क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने. पढ़ें और कमेंट करें सभी लोग. क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को शेयर भी करें बहुत सारे लोगों तक. Growing up in an environment where film making was an essential part of the household, Ananya Kaserwali was acquainted in a number of dance forms from an early age. मे बी यहाँ कुछ प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक हो रहा हो. किसी का नाम है, आप अनन्या मान लीजिए. अनन्या वॉज अक्वांटेड इन. अक्वांटेड शब्द जो है अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन विद लेता है. अक्वांटेड विद यानी से परिचित. इसके लिए आप फैमिलियर का प्रयोग भी कर सकते हैं. अक्वांटेड का सिनोनिम फैमिलियर होता है, लेकिन अक्वांटेड तो अपने बाद हमेशा विद लेता है. फैमिलियर अगर ह्यूमन बींग्स के लिए आएगा तो टू लेगा, अन्य किसी भी चीज के लिए आएगा तो विद लेगा. यहाँ विद लगाना होगा. आंसर 2 का सी हो जाएगा. बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बहुत कम समय में मैं साझा करता हूं अपने इस चैनल पर. स्टूडेंट्स लोग कहाँ फंसे रहते हैं, बकवास चीजें देखने में अपना समय जाया कर देते हैं और मेरे साथ बहुत कम जुड़ पाते हैं. तो वीडियो को साझा करिए अच्छे लोगों के बीच, जिन्हें कुछ सीखना हो, जिन्हें कम समय में बहुत अच्छी चीजें सीखनी हो, उन तक जरूर आप साझा करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, इन द लास्ट फ्यू डेज डैश टू हेल्प हिम. आपको फील करना है इस ब्लैंक को. आपके पास 4 ऑप्शन है. इन द लास्ट फ्यू डेज डैश टू हेल्प हिम. एनीथिंग हैज बीन डन. इज एनीथिंग डन. आप देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, और जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का ही होना चाहिए. और यहाँ जो आप इन द लास्ट फ्यू डेज देख रहे हैं, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं. समय के ये समय वाले शब्द पहले दे दिए गए हैं, सब्जेक्ट इनमें नहीं है. यानी आप वह कॉलम, वह ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसमें सब्जेक्ट के पहले
ऑक्सिलियरी वर्ब दिया गया हो तो एनीथिंग हैज बीन डन ये तो नहीं होगा। इज एनीथिंग डन, समथिंग इज डन, हैज एनीथिंग बीन डन, क्या कुछ किया गया है। अब ये हो जाएगा कि क्या कुछ किया जाता है तो अर्थहीन होगा, लेकिन यह अर्थपूर्ण होगा, इसलिए 3 का आंसर डी। इन द लास्ट फ्यू डेज, क्या पिछले कुछ दिनों में, हैज एनीथिंग बीन डन टू हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए कुछ भी किया गया है, तो आंसर 3 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, वाइल पिकिंग अ रोज, गुलाब तोड़ने के दौरान, वाइल कंजंक्शन का काम करता है, वाइल प्रेपोजिशन का काम करता है। जब भी किसी सेंटेंस में वाइल के बाद आप वर्ब का चौथा रूप देखें, समझ जाएं कि यह प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है और ड्यूरिंग के सेंस में इसका यूज हुआ है। जब यह कंजंक्शन का काम करेगा तो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए आएगा और जबकि अर्थ होगा या जब अर्थ होगा। तो व्हाइल पिकिंग अ रोज, एक रोज तोड़ने के दौरान, सी डैश हर हैंड ऑन ए थॉर्न, वह कांटे पर अपनी हाथ को डैश कर ली, स्टंग कर ली। स्टंग शब्द स्टिंग से बना है। स्टिंग का अर्थ होता है डंक मारना। बिच्छू के लिए, सांप के लिए हम स्टिंग शब्द का यूज करते हैं। स्क्रैच शब्द है जिसका अर्थ होता है खुरच जाना, जख्म लग जाना, खुरच जाना, जख्म लग जाना, छिल जाना। कट आप जानते हैं, डैमेज आप जानते हैं। तो जब कोई फूल तोड़ता है, गुलाब का फूल, तो कांटों से उसके हाथ खुरच जाते हैं, इसलिए यहाँ पर स्क्रैच्ड होगा। 4 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, 5, 6 और 7 में आपको बताना है सिनोनिम्स। तो 5 में वर्ड है डिराइड। डिराइड के लिए 4 ऑप्शन है, ह्यूमिलिएट, एम्बैरस, रिडिक्यूल और कॉन्डेम। तो डिराइड का अर्थ होता है मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, किसी का उपहास करना, खिल्ली उड़ाना या उपहास करना। इसके लिए आप मॉक का यूज भी कर सकते हैं। मॉक मतलब खिल्ली उड़ाना, उपहास करना। लाफ एट मतलब खिल्ली उड़ाना या उपहास करना। और रिडिक्यूल, रिडिक्यूल मतलब ही होता है खिल्ली उड़ाना या मजाक उड़ाना। ह्यूमिलिएट मतलब इंसल्ट होता है, अपमानित करना, किसी का इंसल्ट कर देना ह्यूमिलिएट है, जिसका नाउन ह्यूमिलिएशन होता है। एम्बैरेस का अर्थ होता है घबरा जाना या घबरा देना। इसका दूसरा अर्थ शर्मिंदा होना भी होता है। शर्मिंदा होना। रिडिकुल मैं पहले बता चुका हूं, खिल्ली उड़ाना। और कॉन्डेम शब्द का 2 अर्थ होता है। कॉन्डेम का एक अर्थ होता है सजा देना, ही वॉज कंडेम्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसका आजीवन कारावास हो गया। और इसी का दूसरा अर्थ होता है निंदा करना। जब हम कॉन्डेम को सजा देना के अर्थ में यूज करते हैं, तब इसका सिनोनिम पनिश या सेंटेंस होता है। सेंटेंस पनिश से बेहतर होगा। और जब हम इसका यूज निंदा करना के अर्थ में करते हैं, तब तो बहुत सारे शब्द होते हैं। जनरली आप क्रिटिसाइज याद करेंगे, डिक्राई भी होता है, डेप्रिकेट भी होता है, डैम होता है, बहुत सारे शब्द हैं निंदा करना के लिए। तो रिडिकुल यहाँ डिराइड का सिनोनिम होगा, यानी 5 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने वर्ड है अकाउंट्रीमेंट्स। अकाउंट्रीमेंट्स के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, रिलेटिव्स, कंपेनियंस, कैलकुलेशंस और इक्विपमेंट। तो आप सेलेक्ट करें कौन सा सही आंसर होगा और कमेंट भी करें। अकाउंट्रीमेंट्स का अर्थ होता है किसी काम में यूज होने वाले सभी उपकरण। आप इसे साजो सामान भी कह सकते हैं। साजो सामान या उपकरण। रिलेटिव्स मतलब संबंधी होता है, कंपेनियंस मतलब दोस्त होता है। रिलेटिव्स संबंधी, कंपेनियंस यानी दोस्त, साथी, कैलकुलेशंस यानी गणना, गणनाएं। और इक्विपमेंट मीन्स होता है उपकरण
इसके बदले आप अपॉर्टस का यूज भी कर सकते हैं। इक्विपमेंट का सिनोनिम अपॉर्टस भी होता है, APPARTUS। तो यहाँ 6 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 में ओनस शब्द दिया गया है और ओनस के लिए 4 ऑप्शन है। सैडनेस है, हैप्पीनेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्रिटिसिज्म। तो क्या सेलेक्ट किया जाए? ओनस के लिए 4 ऑप्शन, सैडनेस, हैप्पीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रिटिसिज्म। तो ओनस का अर्थ होता है जिम्मेदारी, ओनस का अर्थ होता है जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका सिनोनिम होगा। ऑप्शन में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रहा है, बिल्कुल हम यही सेलेक्ट करेंगे। इसके बदले आप अकाउंटेबिलिटी शब्द भी याद कर लें, अकाउंटेबिलिटी भी इसका उतना ही बढ़िया सिनोनिम होगा। सैडनेस, उदासी। अब सैडनेस का यहीं पर एंटोनिम मिल गया, हैप्पीनेस, खुशी, खुशी। क्रिटिसिज्म, आलोचना। क्रिटिसाइज का यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हर बड़े वर्ड का आप छोटा वर्ड करना सीखें, पार्ट ऑफ स्पीच समझना सीखें। बहुत सारे वीडियोस में मैं इन चीजों को पहले बता चुका हूं। 7 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 में आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है, यानी आप सेलेक्ट करेंगे 8, 9 और 10 में विलोम शब्द। 8 में वर्ड है कंप्लाई, जिसके लिए 4 ऑप्शन हैं। चैलेंज है, कॉम्प्लेन है, कन्फर्म है और कंप्लीट है। तो चैलेंज, कॉम्प्लेन, कन्फर्म और कंप्लीट, क्या आंसर सेलेक्ट किया जाए कंप्लाई के एंटोनिम के रूप में? तो कंप्लाई मतलब होता है अनुपालन करना, मान लेना, स्वीकार कर लेना। कंप्लाई का नाउन बनाते हैं, कंप्लायंस हो जाता है अनुपालन, अनुपालन करना। चैलेंज, चुनौती देना, चैलेंज, चुनौती देना। कॉम्प्लेन, शिकायत करना, कॉम्प्लेन, शिकायत करना। कॉन्फॉर्म, के अनुरूप होना। एक और शब्द है CONFIRM। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो जब CONFIRM लिखेंगे तो अर्थ होगा पुष्टि करना, और ये होता है के अनुरूप होना, के तदनुरूप होना, और कंप्लीट, पूरा करना। तो कंप्लाई का एंटोनिम सेलेक्ट करना है भाई। तो ये 3 तो नहीं होंगे, चैलेंज कर देना। कंप्लाई करना मतलब स्वीकार कर लेना, मान लेना, अनुपालन करना। चैलेंज, चुनौती दे देना। डिफाई कर जाना कि नहीं, नहीं करेंगे, डिसओबे कर देना। तो आंसर 8 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, वर्ड है मर्सीलेस। मर्सीलेस के लिए ऑप्शन है ऑब्सक्योर, इंजूरियस, कंपैशनेट एंड अर्जेंटली। तो शब्द मर्सीलेस मर्सी से बना हुआ है, मर्सी के साथ लेस सफिक्स लगा दिया गया, यानी जो मर्सी में लेस हो वह मर्सीलेस है। तो मर्सी मतलब दया होता है, मर्सीलेस का अर्थ होगा निर्दयी, निर्दयी, क्रूर। इसका सिनोनिम क्रूअल होता है, इसका सिनोनिम र्यूडलेस भी होता है, अनकाइंड भी होता है। ऑब्सक्योर का अर्थ होता है गोल मटोल, यानी स्पष्ट रूप में न वह यस हो न वह नो हो, उसे हम ऑब्सक्योर कहते हैं। अस्पष्ट भी आप इसे कह सकते हैं। इन सभी शब्दों को आप नोट करके याद करेंगे, सबकी कॉपी बनाएंगे, सभी शब्द याद करेंगे। ग्रामर का जो रूल बता रहा हूं उन्हें भी आप नोट करेंगे और याद करेंगे। इंजूरियस, हानिकारक। परनिसस, हानिकारक। हार्मफुल, हानिकारक। कंपैशनेट मीन्स होता है दयालु। काइंड मीन्स होता है दयालु। अर्जेंटली, नितांत। आवश्यक।
हालांकि ये तो एडवर्ब है, तो इसमें हम रूट से जोड़ दें तो मर्सीलेस के लिए हम कंपैशनेट लेंगे, क्योंकि निर्दयी का दयालु ही तो होगा, काइंड होगा, काइंड होगा, काइंड हार्टेड भी हो सकता है। तो 9 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड आपके सामने है प्रोक्रेस्टिनेट, और प्रोक्रेस्टिनेट के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीडाइट, एक्सक्लूड और प्रोपागेट। तो प्रोक्रेस्टिनेट के लिए ये जो 4 ऑप्शन हैं, इनमें कौन सा एंटोनिम हो जाएगा? प्रोक्रेस्टिनेट मतलब होता है काम को टाल देना, जो काम आप अभी करने वाले हैं, कर सकते हैं, उसे बाद के लिए टाल देना प्रोक्रेस्टिनेट कहलाता है। इसके बदले में हम डिले शब्द का यूज करते हैं, टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, डिले करना। अब एक होता है कि काम को लिंगर कर देना, आधे घंटे के काम को 2 घंटे में खींच करके ले जाना, तो वहां डाउडल या लिंगर का यूज करते हैं। डिले इसका अच्छा सिनोनिम होगा। हाँ, आप पुट ऑफ भी लिख सकते हैं और आप पोस्टपोन भी लिख सकते हैं। इन सारे शब्दों को आप नोट करके याद करेंगे, सबका अर्थ होता है डिले करना, टाल मटोल करना। एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग होता है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपीडाइट तीव्र गति से, तीव्र गति से कार्य करना, एक्सपीडाइट। एक्सक्लूड को छोड़ देना या शामिल न करना। एक्सक्लूड का एंटोनिम क्या होगा, आप सभी कमेंट करेंगे। प्रोपागेट प्रचार करना, किसी सिद्धांत का प्रचार करना, किसी के विचार के पक्ष में प्रचार करना, यह प्रोपागेट होता है। एक्सक्लूड का मैंने आपसे पूछा एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम होगा इंक्लूड। एक्सक्लूड का एंटोनिम होता है इंक्लूड। एक्सक्लूड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सक्लूजन बनता है और इंक्लूड से इंक्लूजन बनता है। आइए, हाँ, तो प्रोक्रेस्टिनेट का एंटोनिम एक्सपीडाइट होगा। 10 का आंसर भी। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है और 12 है, जिसमें इडियम एंड फ्रेजेस जो बोल्ड है, जो येलो कलर में है, इसका मीनिंग आपको सेलेक्ट करना है। ए मैन ऑफ लेटर्स, टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। तो अ मैन ऑफ लेटर्स का अर्थ होता है साहित्यिक विद्वान व्यक्ति। वह विद्वान व्यक्ति जिसकी साहित्य में गहरी रुचि हो, उसे हम ए मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। Of wide contacts, an excellent letter dictator, a great writer of letters, proficient in literary art. Proficient शब्द का अर्थ होता है निपुण, कुशल, दक्ष, प्रवीण। तो प्रोफिशिएंट का सिनोनिम अडेप्ट होगा, एट होम इन होगा। आई एम प्रोफिशिएंट इन द यूज ऑफ इंग्लिश, यानी आई एम एट होम इन द यूज ऑफ इंग्लिश। एट होम इन निपुण, प्रोफिशिएंट निपुण, अडेप्ट निपुण, वेल वर्स्ड निपुण, और भी बहुत सारे शब्द हैं, आप याद करेंगे। एट ए मैन ऑफ लेटर्स के लिए प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू स्ट्रेन एवरी नर्व के लिए आपके पास ऑप्शन है, टू मेक utmost effort, to feel weak and tired, to be a diligent worker, to be methodical in work। काम में मेथोडिकल होना यानी सिस्टमैटिक वे में काम करना। टू बी डिलीजेंट वर्कर, डिलीजेंट मीन्स कठिन परिश्रम करने वाला, काफी मेहनती। और टू फील वीक एंड टायर्ड नहीं, आंसर ए होगा, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का अर्थ होता है हर संभव प्रयास करना, कोई कसर न छोड़ना। हर संभव प्रयास करना या कोई कसर न छोड़ना। तो 12 का आंसर ए होगा। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज गेनिंग मूवमेंट एवरी डे। आपको ब्रैकेटेड पार्ट को इंप्रूव करना है। ब्रैकेटेड पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, ब्रैकेटेड पार्ट में इडियोमेटिक मिस्टेक हो सकता है,
वर्ड बेसिस मिस्टेक हो सकता है, आप उसे इंप्रूव करें दिए गए ऑप्शन से। तो गेनिंग मूवमेंट के लिए क्या होगा? गेनिंग मोशन होगा, गेनिंग मूव होगा, गेनिंग मोमेंटम होगा, या यह सही है? तो यह गलत है। अगर आपको बोलना है जोरों पर होना, काफी जोरों पर होना, तो वहां टू गेन मोमेंटम का ही यूज करते हैं, यानी द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इज गेनिंग मोमेंटम एवरी डे, यानी हर दिन स्वतंत्रता की लड़ाई जोश में आ रही है या अपने पूर्ण रूप में बदल रही है। तो आंसर जो है वो सी होगा। डी पर कैसे चिन्ह लगा दिए? आंसर सी होगा, टू गेन मोमेंटम, जोरों पर होना याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज इजी टू सी व्हाई सिटीज ग्रीव ऑन द रिवर बैंक्स। यह आसान है देखना कि नदियों के किनारे ही शहर क्यों डेवलप होते हैं, क्यों हुए। पास्ट में लिखा गया है शायद, हाँ, सिटीज ग्रीव क्यों हुए, क्यों डेवलप्ड हुए नदियों के ही किनारे। तो एक पर्टिकुलर को व्यक्त करना हो तो ऑन द बैंक ऑफ लिखते हैं, जैसे पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। लेकिन किनारे को व्यक्त करना है तो ऑन से बेहतर एलोंग होता है, और यहाँ एक की नहीं हम अनेक की बात कर रहे हैं, तो एलोंग द रिवर बैंक बेहतर ऑप्शन होगा, यानी 14 का आंसर ए सेलेक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी जो एक्सप्रेशन आपके सामने है इसे आप एक शब्द में व्यक्त कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शन 4 दिया हुआ है। द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबली bereft ऑफ ऑल possessions, यानी हर तरह की संपत्ति से बहुत ही अधिक, मिजरेबली, यानी मिजरेबल शब्द जो है वो माइजरी से बनता है, माइजरी का प्लाइट होता है, मतलब दुर्दशा को व्यक्त करता है यह मिजरेबल, बहुत खराब स्थिति, यानी जो हर तरह की सुख सुविधाओं से बिल्कुल वंचित हो, उसे क्या कहते हैं? उस अवस्था को क्या कहते हैं? आदमी को नहीं, अवस्था को। द स्टेट, स्टेट मीन्स अवस्था, उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो डिपेंडेंट नहीं होगा यह। जब बात अवस्था की कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आंसर होगा। एक चीज जान लें, bereft ऑफ, ये आप याद करें, इसका अर्थ होता है से वंचित। इसके बदले आप डिप्राइव्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, bereft ऑफ या डिप्राइव्ड ऑफ। मिजरेबली यहाँ एडवर्ब के रूप में यूज हुआ, क्वाइट का काम कर रहा है। कंप्लेसेंट का अर्थ होता है संतुष्ट, ये तो सोचना ही नहीं है। अगर यहीं पर रहे कि वन हु इज मिजरेबली bereft, तो आंसर डेस्टिट्यूट होगा, लेकिन वन हु इज नहीं है, द स्टेट है, इसलिए आंसर तो गलत है। यहां डेस्टिट्यूशन होना चाहिए, डेस्टिट्यूशन, अत्यंत गरीबी, अत्यंत गरीबी, डेस्टिट्यूट नहीं होगा, डेस्टिट्यूशन होगा। आंसर सी ही सेलेक्ट किया जाए, लेकिन डेस्टिट्यूशन चाहिए। यूबिक्विटस मतलब होता है व्याप्त, फैला हुआ, जो हर जगह हो, जो सर्वव्यापी हो, वह यूबिक्विटस है, जो हर जगह फैला हुआ हो। तो 15 का आंसर सी होगा। इतने सारे वर्ड सीखे आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 है। अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग drawn in such a highly exaggerated manner so as to cause laughter। किसी व्यक्ति या किसी थिंग की तस्वीर इस तरह से बनाई गई हो, इतना बढ़ा चढ़ा करके उसे बनाया गया हो कि आपको हंसी आ जाए, आपके हंसी का वह कारण बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं? कार्टून को हिंदी में भी कार्टून ही कहते हैं शायद। कैकोग्राफी, खराब लिखावट। बैड हैंड राइटिंग को कैकोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी, मानचित्र निर्माण कला।
कैरिकेचर हास्याकृति, वह आकृति, वह स्वरूप जिसे देखते ही आप हंस पड़े, उसे कैरिकेचर कहते हैं। यह किसी खास व्यक्ति या वस्तु को, जैसे आप देखते होंगे नेताओं का कार्टून बना दिया जाता है, तो किसी खास का एक ही का मुंह टेढ़ा कर दिया गया, नाक बहुत बड़ा कर दिया गया, तो वह कैरिकेचर होगा। और यदि वह पिक्चर के रूप में आ गया है तो वो कार्टून होता है। यही अंतर है। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ एक शब्द जो है उसका स्पेलिंग गलत है, आप उसी को सेलेक्ट करें जिसका स्पेलिंग गलत है, जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है। यानी 3 क्वेश्चन गलत। वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, जब एक ही शब्द बार बार लिखा गया तो ये हमारे टाइपिस्ट की गलती है। यहाँ करेक्टली स्पेल्ड होगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इंसिडेंटली, इंसिडेंटली, इंसिडेंटली। आंसर होगा सी, इंसिडेंटली, एक्सीडेंटली। यानी जो यूं ही हो गया, जो अकस्मात हो गया, जो डेलिबरेट नहीं था, जो इंटेंशनल नहीं था, उसे हम कहते हैं इंसिडेंटल, और उसी का एडवर्ब हो जाएगा इंसिडेंटली। आंसर 17 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में रॉन्गली स्पेल्ड, उल्टा हेडिंग दे दिए हैं क्या? देखिए, कॉमर्स तो सही है, डाइवर्स का स्पेलिंग सही है, कन्वर्स का स्पेलिंग सही है, तो आंसर होगा इमर्स। आंसर होगा 18 का इमर्स। इसका सही रूप क्या होगा? IMMERSE। इमर्स मतलब डूब जाना या डुबा देना या विसर्जन करना। इसी इमर्स का आप नाउन बनाते हैं तो इमर्सन हो जाता है, विसर्जन करना। जैसे एक बार हम बता चुके हैं वीडियो बना करके, कहाँ खोए हुए हो तुम, तो वेयर आर यू इमर्स्ड इन, वेयर आर यू एनग्रॉस्ड इन, वेयर आर यू एब्जॉर्ब्ड इन। तो खोना को भी यह व्यक्त करता है। तो ये तीनों शब्द सही है। कन्वर्स से कॉन्वर्सेशन बनता है, डाइवर्स है जो विविध को व्यक्त करता है, और कॉमर्स से तो आप परिचित हैं। तो ये 3 का आंसर ए होगा। हाँ, ये हेडिंग सही है क्योंकि इसमें हमें ऐसा ही सेलेक्ट करना था। 19 और 20 में अरेंज करना है आपको। जम्बुल स्टेट में ये दिए गए हैं, आपको इन्हें अरेंज करना है। दिस इज अ लेटर फ्रॉम अ यंग लेडी who was lately wounded in a duel, written in the most passionate terms, wherein she laments the misfortune of a gentleman. तो क्या होगा? दिस इज अ लेटर, यह एक पत्र है। दिस इज अ लेटर, यह एक पत्र है। यह पत्र कैसा है? यह पत्र कहाँ से आया है? तो दिस इज अ लेटर फ्रॉम ए यंग लेडी। कन्फर्म है कि आंसर हमें पी से शुरू करना है। ये दोनों नहीं होने जा रहे हैं। दिस इज अ लेटर रिटन इन नहीं लिखेंगे, दिस इज द लेटर फ्रॉम अ यंग लेडी। अब बताइए कि लिखा कैसे गया है? रिटन इन द मोस्ट पैशनेट टर्म्स, यानी पी के बाद आर। wherein she laments the misfortune of a gentleman, जिसमें वह एक जेंटिलमैन के दुर्भाग्य का विलाप करती है। कौन सा जेंटिलमैन? तो अंत में ह्यूमन बीइंग और शुरू में हु वाज लेटली वुंडेड इन अ ड्यूअल, जो एक द्वंद्व में हाल ही में घायल हुआ था। तो आंसर हो रहा है PRSQ, और PRSQ बी में दिया हुआ है, तो 19 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20। The little girl, for the mother to leave, said to her friend, little children on their own, it was not quite right, and go to work. The little girl, अब द लिटिल गर्ल सब्जेक्ट है, हमें वर्ब चाहिए। तो वर्ब कहाँ दिख रहा है? तो क्यू में, यानी क्यू से ही ऑप्शन शुरू होगा। एक ही है, QSPR। द लिटिल गर्ल सेड टू हर फ्रेंड, इट वॉज नॉट क्वाइट राइट फॉर द मदर टू लीव लिटिल चिल्ड्रन ऑन देयर ओन एंड गो टू वर्क। बहुत अच्छा, आंसर 20 का बी होगा। अब आपके सामने 21 to 25 में क्लोज टेस्ट दिया हुआ है, इसे आप एक्सप्लेन करेंगे। क्लोज टेस्ट में शुरू से अंत तक एक बार आपको ध्यान से पढ़ जाना चाहिए।
और तब बनाना चाहिए, लेकिन अभी उतना समय मैं नहीं दूंगा। आइए आप लोग भी पढ़िए और मैं साथ में पढ़ते हुए एक्सप्लेन भी करूंगा, बताऊंगा भी आपको कि आंसर क्या होगा और क्यों होगा। Dash to a simple yoga technique in the morning, such as an energizing sun salutation Surya Namaskar, sun salutation Surya Namaskar, or cat cow pose can wake up the whole mind body elements. भी अगर आप सुबह में सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, कैट काउ पोज बना लेते हैं, तो आपका सारा माइंड और बॉडी, आपका सारा बॉडी और आपका माइंड ऐसे कहें, ये दिन भर एनर्जाइज्ड रहता है। तो फॉलोइंग टू, फॉलो के बाद टू नहीं लगता है, अधेयर के बाद टू लगता है, गोइंग आफ्टर टू नहीं होगा, सुपरसीड के बाद टू नहीं लगता है। सब समझ लें, सुपरसीड मतलब होता है किसी का स्थान ले लेना, कोई आगे आगे भाग रहा है, कोई आपसे आगे है, आप उसे सुपरसीड कर रहे हैं, यानी आप पीछे से आगे निकल जा रहे हैं, वह पीछे हो जा रहा है, आपने उसे सुपरसीड कर दिया। अब शब्द है अधेय, तो अधेय के साथ टू होता है चिपकना, और इसका दूसरा अर्थ होता है अनुपालन करना, अधेय टू। यदि आप मॉर्निंग में यह रूल बनाते हैं कि सुबह में योगा करेंगे, आप इसका अनुपालन करते हैं, इसे आप चिपक जाते हैं, यानी स्ट्रिक्टली आप इसका पालन करते हैं, तो आप के माइंड और बॉडी के सभी एलिमेंट्स एनर्जाइज्ड रहते हैं थ्रू आउट द डे। इट thus builds focus for the rest of the day and leaves you feeling dash। पूरे दिन सुबह में आप एनर्जाइज्ड हो जाएंगे और पूरे दिन आप फोकस्ड रहते हैं। इट thus builds focus for the rest of the day and leaves you feeling dash। आप क्या फील करते हैं इस एक्सरसाइज के करने के बाद? रेज्यूवेनेटेड, अपडेटेड, रेफरबिश्ड और रेस्टिट्यूट। अब देखिए शब्द है रेज्यूवेनेटेड। रेज्यूवेनेट मतलब युवा, युवा जैसी फीलिंग आना, युवावस्था में लौट जाना, ये रेज्यूवेनेशन होता है। रेज्यूवेनेट V1 है, रेज्यूवेनेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आप रेज्यूवेनेटेड हो जाते हैं, यानी युवा जैसा जोश आपके अंदर आ जाता है। तो यह बिल्कुल सही है, एक्सरसाइज रेज्यूवेनेट करने का ही काम करता है। अपडेट कर देना, अपडेट कर देना यानी अप टू डेट कर देना। फिर है शब्द आपके सामने रेफरबिश कर देना। रेफरबिश क्या है? तो रेफरबिश मतलब होता है किसी खोए हुए चीज को प्राप्त कर लेना। रेफरबिश अपने चरित्र इत्यादि में बदलाव ला करके लोगों के बीच प्रतिष्ठा पाना, जो आप एक बार खो चुके हैं, तो ये भी रेफरबिश होता है। शब्द वहां रेज्यूवेनेटेड बहुत अच्छा था। अब आपके सामने 23 है। इट ऑल्सो डैश अवेयरनेस वाइल डूइंग सो। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने के दौरान यह इट ऑल्सो डैश अवेयरनेस, इट ऑल्सो बूम्स, फैसिलिटेट्स, स्पीड्स ऑफ एनहांसेस। अवेयरनेस क्या है? सचेतता है, जागरूकता है। तो जागरूकता को बूम नहीं किया जाता। फैसिलिटेट मतलब होता है सुगम बनाना, आसान बनाना, आसान बनाना या सुगम बनाना, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। स्पीड अप कर देना, अवेयरनेस में स्पीड नहीं लाता, इसे हम एक्सीलरेट नहीं करते। स्पीड अप का सिनोनिम एक्सीलरेट होता है, इसे एक्सीलरेशन से बाहर रखिए, यह एक्सीलरेट नहीं होता। होता क्या है? तो यहाँ एनहांसेस का काम हो जाता है, यानी एनहांस होता है। तो एक्सरसाइज आपके अवेयरनेस को एनहांस करता है। दिस इज अ डैश दैट वर्क्स बैकवर्ड्स, और यह पीछे की तरफ भी काम करता है। तो इट इज अ शॉर्टकट, इट इज अ हिम। हिम मतलब होता है धार्मिक गीत, जिसे हम भजन कहते हैं। इसे आप साम भी कह सकते हैं, PSALM। मेलोडी, मंत्रा। भाई यह मेलोडी नहीं है, यह हिम नहीं है, यह एक मंत्रा है, यह एक मंत्र है, यह एक टेक्निक है। मंत्र का मतलब यहाँ टेक्निक होगा। दैट वर्क्स बैकवर्ड्स, यू टेंड टू स्लीप अर्लियर। ऐसा करने वाले व्यक्ति जल्दी सो जाते हैं। आजकल एक समस्या है ना, लोगों को नींद नहीं आती, सारे लोग स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं, नींद की दवा ले रहे हैं। और नींद की दवा क्या है? किलर है, लेकिन लोग उसे लिए जा रहे हैं। अगर कोई योगा करता है, सूर्य नमस्कार करता है, काउ कैट पोज बनाता है, तरह तरह के योगा में समय व्यतीत करता है, तो उसे नींद की दवा नहीं खानी पड़ती है, आपको जल्दी नींद आने लगती है। एज यू आर माइंडफुल ऑफ वेकिंग अप अर्ली फॉर द योगा क्लास, क्योंकि आपका ध्यान इस पर भी है, आप सचेत इसलिए भी हैं कि सुबह जल्दी जगना है योगा क्लास के लिए। तो बेड टाइम गेट्स ए हायर प्रायोरिटी,
इन योर लाइफ। अब आपके जीवन में महत्ता हो जाती है बेड टाइम की, जो पहले नहीं हुआ करता था, लापरवाह हुआ करते थे। बेड टाइम के लिए आप सचेत हो जाते हैं, प्राथमिकता देने लगते हैं उसे। अर्ली मॉर्निंग योगा क्लैम्स यू डाउन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे बाय सेटिंग अ स्टेडी टोन। द ब्रीदिंग पैटर्न्स आर carried into the day, leaving you dash and relaxed. Breathing patterns are carried into the day, लिविंग यू। अगर आप ब्रीदिंग पैटर्न कर लेते हैं, अनुलोम विलोम इत्यादि आप कर लेते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न कर लेते हैं, तो आप दिन भर रिलैक्स्ड रहते हैं और क्या लेजी रहते हैं नहीं, केयर फ्री, चिंता मुक्त ऐसा नहीं है। हाँ, फील एट ईज, यहाँ टाइप मिस्टेक है, FEE होगा। आप फील एट ईज, अगर आप सुबह में कैट काउ पोज कर लिए, सन सैल्यूटेशन कर लिए और आपने अनुलोम विलोम ब्रीदिंग पैटर्न कर लिया, तो आप क्या होते हैं, तो आप बहुत ही ईज फील करने लगते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं आप। तो आंसर 25 का सी होगा। और इस तरह से टैलेंट सर्च 104 का एक्सप्लेनेशन होता है कंप्लीट। मिलेंगे फिर अगले क्लास में। वीडियो में जितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको लगी हो उन्हें नोट करके याद करेंगे। वोकैब बहुत सारा बताया हूँ, इन्हें भी आप नोट करके याद करेंगे। विद दैट इट इज ओवर। गुड नाइट।